Welcome to Yes Sampat Educator. Hello everyone, Jai Hind, who are present over here. Welcome you all. Welcome to Yes Sampat Educator. Jai Hind. So let us start this particular session, guys. Today is the 23rd September 2022. So in this particular lecture we will discuss about the Hindu newspaper and its oral analysis over here. Is it clear? तो 100 से भी ज़्यादा गिरफ्तार हुए एंड व्हाट इज़ PFI, उसके हम लोग बारे में बात करेंगे. साथ ही साथ क्या है ये NIA एंड ED क्या है. ठीक है, यहाँ पर आप उसका लोगो देख सकते हैं. सो दैट इज़ अ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. इट स्टैंड्स फॉर द NIA एंड इफ यू टॉक अबाउट द ED, सो दैट इज कॉल्ड द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट. ओके, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट अस शो द फर्स्ट स्लाइड ओवर हियर. तो यहाँ पर आपको मुझे बताना है कारी किली बर्ड सेंचुरी जो है कहाँ पर है. ठीक है, तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि दैट इज अवर प्यारा सा भारत, दैट इज अवर इंडिया. एंड इफ यू टॉक अबाउट दी तमिलनाडु का जो यहाँ पर मैप है, वहाँ पर कारिकली जो बर्ड सेंचुरी है वो वहाँ पर लोकेटेड है. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा. और यहाँ पर मैप में अगर अच्छी तरीके से आप देखेंगे तो दैट इज़ इंक्लूडेड इन दी रामसर साइट. ओके, दैट इज़ अ पर्टिकुलर कारिकली बर्ड सेंचुरी. और ये जो बाउंड्री की गई है, सो दैट इज़ कॉल्ड दी रामसर साइट बाउंड्री. इज ए क्लियर? तो आप लोगों को अच्छी तरीके से मैप से पता होना चाहिए कि ये चीज़ है तो है कहाँ. ठीक है, तो मैप से आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल ओवर हियर. सो guys, today is about the 23rd September 2022 and today is the Friday. Is it clear? तो पहला जो आर्टिकल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूक्रेन इश्यू ऑफ प्रोफाउंड कंसर्न सेज इंडिया एट UNSC. ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे जो है एस जयशंकर साहब जी जो है, उन्होंने एक मिनिस्ट्री जो है मिनिस्टर्स का एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसके साथ बैठक की, मीटिंग की. और यहाँ पर जो उसके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उसके साथ यहाँ पर 22 सितंबर को इस कॉन्फ्लिक्ट जो है यूक्रेन और रशिया के बीच में उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया था. तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है. तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि व्हेनेवर यू शो द रशिया यूक्रेन मैप, तो रशिया ने बहुत सारा इन्वेड कर लिया है. आप लोगों को हम लोगों ने डिस्कस किया ही है. मैप के अंदर हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा है कि रशिया ने बहुत सारा जो हिस्सा है किसका ले लिया है, यूक्रेन का ले लिया है. तो यूक्रेन का जो हिस्सा है यूक्रेन ने थोड़ा बहुत अपने वापस ले लिया है, फिर भी थोड़ा बहुत हिस्सा बाकी है ब्लैक सी वाला. ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है. तो उसके बारे में यहाँ पर इस आर्टिकल में बात आई है, पर यहाँ पर आप लोगों को इस आर्टिकल में से UNSC जो है काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इज इट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद UNSC. ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं. उससे पहले यहाँ पर एक आप लोगों को ट्रेंडिंग जो वीडियो चल रहा था उसकी एक मैं फोटो दिखाना चाहूँगा. उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी ब्लॉक्स नेशनल हाईवे 109 एट रुद्रप्रयाग. ठीक है, तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग के पास, उत्तराखंड के पास यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी. तो गाइस, दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द UPSC एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग द GS पेपर. ओके, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो जियोग्राफी के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को लैंडस्लाइड पढ़ना है. UPSC 2020 के अंदर लैंडस्लाइड के रिगार्डिंग मेंस के अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे. ये चीज़ याद रखनी है. ठीक है, तो लैंडस्लाइड क्यों होता है, कैसे होता है, व्हाट इज़ द रिपल्सन ऑफ दिस पर्टिकुलर वन एंड व्हाट इज़ द नेचुरल कैलेमिटीज ओवर हियर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को 360 डिग्री नॉलेज होना चाहिए लैंडस्लाइड का. ठीक है, तो यहाँ पर ट्रैफिक ऑन नेशनल हाईवे 109 came to a standstill on Thursday after a sudden landslide led to the roll down of debris यानी कि कचरा. ठीक है, near of तारसाली village in the रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड. Long queues of vehicles formed on both sides of the road due to the incident. This kind of the particular natural incident. ठीक है, तो आप लोगों को लैंडस्लाइड के बारे में पढ़ाई करना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जैसे मैंने कहा कि हम लोग डिस्कस करेंगे UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है, सो दैट इज अ लोगो ऑफ दैट वन. ओके, आगे बात करते हैं UNSC के बारे में. तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले चीज़ ये याद रखिए कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंदर 1945 के अंदर. यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी सब्सिडरीज है जिसके अंदर UNSC है, UNGA है. ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है. ठीक है, और यहाँ पर चीफ जस्टिस सिक्योरिटी काउंसिल्स जो है, तो बहुत सारी यहाँ पर उसकी सब्सिडरी एजेंसीज
एजेंसीज है, जैसे कि इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 6 प्रिंसिपल जो है यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन के तौर पर सामने आते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटरीट, ठीक है। अगर मैं उसके प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करूँ तो उसका एक मेन एम ये है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है टू वर्क टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के हिसाब से वो काम करता है, ठीक है। ये उसकी जिम्मेदारियाँ हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द काउंसिल का हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर दोस्तों, उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर, उसका हेडक्वार्टर है। आगे अगर हम लोग बात करें उसके मेंबर कंट्रीज के बारे में, सो गाइस देयर आर दी 15 मेंबर्स ओवरऑल हियर, ओवरऑल देयर आर 15 मेंबर्स ओवर हियर, ओके, जिसके अंदर 5 जो है वो है परमानेंट मेंबर और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर है। ये चीज़ याद रखनी है। सो यहाँ पर 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर को, आप लोगों को यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएनएससी के नॉन परमानेंट जो भी मेंबर है, ठीक है, 10 मेंबर है यहाँ पर है, तो यूएनएससी के जो 10 मेंबर्स हैं उसको कितने साल के लिए नियुक्त किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो 2 ईयर की टर्म होती है उसको आप लोगों को याद रखना है। देयर आर दी ओनली 2 ईयर टर्म फॉर द नॉन परमानेंट मेंबर, इज इट क्लियर? ओके, सो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड फॉर द 2 ईयर टर्म, ये चीज़ याद रखना है। अगर 5 परमानेंट मेंबर की अगर मैं बात करूं तो उसमें आता है USA, रशिया आता है, ठीक है, फ्रांस आता है, चाइना आता है एंड साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम भी आता है, ठीक है। तो देर आर दी 5 परमानेंट मेंबर्स ओवर ईयर। और इंडिया फॉर द 8th टाइम हैज़ एंटर्ड द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज ए नॉन परमानेंट मेंबर लास्ट ईयर 2021, ठीक है। तो यहाँ पर 2021 और 22 तक ये काउंसिल की जो रहेगी, सम्मिलित रहेगी, उसके अंदर भारत 8वें स्थान पर है, यानी कि एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में सामने आता है, ठीक है। हर साल अगर जनरल असेंबली के बारे में बात करूँ तो हर साल जनरल असेंबली इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, आउट ऑफ 10 इन टोटल। तो जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है 10 नॉन परमानेंट मेंबर में से वो किसको चुनती है? 5 नॉन परमानेंट मेंबर को चुनती है। ये चीज़ याद रखना। फॉर अ 2 ईयर टर्म, हाउ मेनी टर्म? फॉर अ 2 ईयर टर्म, ठीक है, फॉर अ 2 ईयर टर्म। द 10 नॉन परमानेंट सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ रीजनल बेसिस, ओके। काउंसिल्स प्रेसिडेंसी इज अ कैपेसिटी दैट रोटेट्स एवरी मंथ अमॉन्ग इट्स 15 मेंबर, ठीक है। तो काउंसिल प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट होती रहती है, ठीक है। तो ये उसके मेंबर्स की बात थी। अभी आगे जाकर बात करेंगे हम लोग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में, जो उसके ऊपर सॉरी उसके ऊपर एक आर्टिकल आया है, उसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बिसाइड में ही एक आर्टिकल है, 109 हेल्ड इन नेशन वाइड क्रैकडाउन अगेंस्ट PFI, ओके। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड पुलिस कंडक्ट सर्चेज अक्रॉस 15 स्टेट्स, मोस्ट ऑफ द अरेस्ट मेड इन केरला followed by Karnataka and Maharashtra. Popular Front condemns the operation, terms arrest unjust, okay. In a nationwide crackdown, 109 leaders and activists of the Popular Front of India, ये PFI जो है ये एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, यहाँ पर ऐसा ऑथर कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है ये उन लोगों को अरेस्ट किया है, उन ऑलमोस्ट 109 मेंबर को अरेस्ट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। ऑलमोस्ट 15 स्टेट्स के अंदर ये पूरी की पूरी जो रेड थी वो कंडक्ट की गई थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडियन फॉर्मर चेयरमैन अबू बकर being taken to the पटियाला हाउस कोर्ट इन न्यू दिल्ली ऑन थर्सडे। तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग दी पिटीशन भी डाला गया था। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। और मोस्ट ऑफ कहाँ से अरेस्ट किए गए हैं लोगों को, तो केरला में से 22 लोगों को अरेस्ट किया गया, कर्नाटका में से 20 लोगों को अरेस्ट किया गया, और महाराष्ट्र के अंदर से 20 लोगों को अरेस्ट किया गया, तमिलनाडु में से 10 लोगों को अरेस्ट किया गया, आसाम में 10 को, और उत्तर प्रदेश में 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, ठीक है। तो इन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिकल इफ़ यू टॉक अबाउट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो दोस्तों आप लोगों को ये याद रखना है कि इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसमें इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर एक टॉपिक आता है आपके यूपीएससी के अंदर, ठीक है, जिसमें हम लोग CBI, IB है या NIA है,
उसके बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आज के आर्टिकल जो है NIA एंड ED के ऊपर है, उसको आराम से पहले समझ लेते हैं। ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ द NIA स्टैंड्स फॉर व्हाट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यहाँ पर आपने उसका जो बिल्डिंग है उसका आपने देखा होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सो स्टैंड्स फॉर द NIA। जब भी 26/11 हुआ था, मुंबई टेरर अटैक हुआ था, तब तक यहाँ पर NIA का एस्टेब्लिशमेंट हुआ ही नहीं था। ठीक है, NIA का एस्टेब्लिशमेंट कभी हुआ, जब भी 26/11 हुआ, ये वारदात हुई, और उसके बाद ज़रूरत पड़ी कि हमें एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की ज़रूरत है, या ऐसा कह सकते हैं कि उसको टैकल करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की या ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तभी यहाँ पर NIA का जो था वो अलायंस किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखिए। इन द वेक ऑफ 26/11 मुंबई टेरर अटैक इन नवंबर 2008 विच शॉक्ड द एंटायर वर्ल्ड, देन द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश द NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, तो दिसंबर 2008 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यूनियन होम मिनिस्टर P चिदम्बरम साहब ने इस चीज़ NIA बिल को अनाउंस किया था पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। इस एजेंसी की अगर मैं बात करूँ तो ये जो फोर्स में आई थी, जिसको लागू किया गया था, वो 31 दिसंबर 2008 को इसको लागू किया गया था। एंड इफ यू टॉक अबाउट दी स्टार्टेड इट्स फंक्शनिंग इन 2009। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा कि 2009 से स्टार्ट किया गया था और यहाँ पर फोर्स में लाया गया था 2008 के अंदर। ठीक है, जिसके दौरान 2009 से लेकर अब तक NIA के अंदर 447 यानी कि 447 केसेस जो है रजिस्टर किए गए हैं। ओके, बट इफ यू टॉक अबाउट द जुरिस्डिक्शन, कि भाई जुरिस्डिक्शन क्या कहता है NIA के बारे में, तो यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिए कि द लॉ अंडर विच एजेंसी ऑपरेट्स द एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो अप्लाइज टू इंडियन सिटीजन आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ना, ये भारत के अंदर तो काम करती है, पर साथ ही साथ यहाँ पर जो भी इंडियन जो है, ठीक है, इंडियंस जो है वो आउटसाइड द कंट्री रहते हैं, आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, उसके ऊपर भी ये काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप बाहर चले गए तो आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, आपके ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉ उसको परमिशन प्रोवाइड करता है, जुरिस्डिक्शन उसको कहता है। ठीक है, पर्सन इन दी सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट वेयर एवर दे आर पोस्टेड, यहाँ पर पर्सन को सर्विस करनी रहेगी जहाँ पर गवर्नमेंट उसको पोस्ट देगी, कहीं पर भी। ठीक है, जैसे आपने बेबी मूवी देखा होगा, ठीक है, सिमिलर लाइक दैट। पर्सन्स ऑन शिप्स एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया where they may by wherever they may be, is it clear? Persons who commit a scheduled offense, okay, scheduled offense beyond India against the Indian citizen or affecting the interest of India। ठीक है, जब भी भारत की डिग्निटी के बारे में बात आएगी तभी NIA काम करेगा। यहाँ पर सिटीजन्स की हार्मनेस के बारे में बात आएगी तभी भी NIA काम करेगा। तभी टेरर अटैक की बात होगी तभी भी NIA काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझनी है रिगार्डिंग दी आवर इंटरनल सिक्योरिटी। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। एक्चुअली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है क्या? ठीक है, तो दैट इज अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर पूछा जा सकता है ऑप्शन के बेसिस के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज अवर रिगार्डिंग द इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो आपको बताना है कि यस, NIA इज द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ऑफ इंडिया, मैंडेटेड टू द इन्वेस्टिगेट ऑल काइंड ऑफ द ऑफेंसेस अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की सॉवरेनिटी, भारत की सिक्योरिटी और भारत की इंटीग्रिटी को अगर अफेक्ट करता है कोई भी नेगेटिविटी, ठीक है, तो या ऑफेंस जो ऐसा है तो उसके लिए NIA काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इट इंक्लूड्स फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट। ये अपने फॉरेन स्टेट्स के साथ बहुत ही अच्छा खासा संबंध रखते हैं। यहाँ पर उसको अगेंस्ट द एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटी, ये NIA जो है वो अगेंस्ट में है, किसके? न्यूक्लियर और एटॉमिक फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट में रहते हैं। ये स्मगलिंग, आर्म स्मगलिंग हुआ, ड्रग स्मगलिंग हुआ या फेक इंडियन करेंसी हुई तो
उसके बारे में भी ये काम करता है। साथ ही साथ इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर के आसपास या बॉर्डर के बाहर भी ये काम करता है, ठीक है। इस तरीके के जो ऑफेंसेस है किसके अंदर आते हैं, स्टैट्यूटरी लॉज एनेक्टेड टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट एंड कन्वेंशंस एंड रेजोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो ये सारे के सारे ऑफेंसेस यूनाइटेड नेशंस के साथ जो भी एग्रीमेंट किए हैं उसके अधीन होते हैं, यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है। साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके साथ भी, और ऐसी कई कई एजेंसियाँ जो है उसके साथ भी ये ऑफेंसेस जो है उसके स्टैट्यूटरी बॉडी या स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है। यहाँ पर मैं NIA के एक्ट के बारे में बात करूँ, सो दैट इज कॉल्ड दी 2008, ओके। सो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। तो ये चीज़ याद रखिएगा। द एजेंसी इज एम्पावर्ड टू डील विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर रिलेटेड द क्राइम्स अक्रॉस द स्टेट्स विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट। उसको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं, राज्य सरकार की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं। दैट इज़ अंडर द होम मिनिस्ट्री, ठीक है, दैट इज़ अंडर द गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ याद रखिएगा। एंड रिटन प्रोक्लोमेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इज इट क्लियर? तो ये चीज़ याद रखिएगा। आप लोगों को हेडक्वार्टर याद रखना है, उसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं कि कुछ अमेंडमेंट क्या हुए हैं NIA के अंदर। जी हाँ, NIA के अंदर अमेंडमेंट हुए हैं। 2019 का अमेंडमेंट हुआ था। सो NIA वाज अमेंडेड इन 2019 एंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पीडी इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस इंक्लूडिंग धोज कमिटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है काफ़ी हद तक अच्छी तरीके से करने की यहाँ पर बात की गई है, और यहाँ पर जो भी ऑफेंसेस होते हैं चाहे इंडिया के हो चाहे आउटसाइड के हो उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि NIA उसके ऊपर काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर अमेंडमेंट का कुछ फोकस किसके ऊपर है, कौन से एरिया के ऊपर है, उसको हम लोग जान लेते हैं। ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया, ओके। सो ओरिजिनल एक्ट अलाउड NIA टू इन्वेस्टिगेट द एंड प्रोसिक्यूटेड ऑफेंसेस विद इन द इंडिया एंड विद इन द इंडिया। अगर यहाँ पर इस एक्ट के बारे में बात करूँ तो ये विद इन इंडिया के अंदर भी काम कर सकता है ये अमेंडमेंट, ओके। एंड अमेंडमेंट एक्ट एम्पावर्ड द एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड डोमेस्टिक लॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्रीज, ठीक है। कोई भी ऐसी कंट्री रही वहाँ पर उसका कोई भी डोमेस्टिक लॉ रहा उसके हिसाब से, और साथ ही साथ यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रीटी पे जो भी एग्रीमेंट हुए हैं या इंटरनेशनल ट्रीटी के अंदर जो भी बातचीत की गई है उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा ऑफेंसेस के रिगार्डिंग वो आउटसाइड इंडिया भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट का यहाँ पर मेन फोकसिंग एरिया है, ठीक है। तो ये चीज़ सारी आप समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं स्कोप ऑफ लॉ, ठीक है, वाइडनिंग द स्कोप ऑफ लॉ। तो ये किस किस के रिगार्डिंग काम करता है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यहाँ पर लड़कियाँ बेचना, बच्चे बेचना, यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। और बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह किडनैप करके लेके जाना, दैट इज़ अ चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो इसके अंदर भी NIA काम करता है। काउंटरफिट करेंसी और बैंक नोट्स, ठीक है, यहाँ पर कोई फेक करेंसी आ गई, यहाँ पर कोई बैंक नोट्स ऐसी मार्केट के अंदर आ गई तो भी NIA काम करता है। मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, ठीक है, जो भी ऐसे आर्म्स हैं जो हमारे भारत देश के अंदर प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर है या प्रोहिबिशन के अंदर है या प्रोहिबिट किया गया है जो भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन को, तो जो भी उसका मैन्युफैक्चर होगा और जो भी उसका सप्लायर होगा, जो भी उसका सेलिंग करेगा उसको NIA पकड़ सकती है, ठीक है। साथ ही साथ साइबर टेररिज्म के हिसाब से भी NIA काम करती है। साइबर टेररिज्म यानी कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल डिजिटल वर्ल्ड जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आती है, तो आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी कि इस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपके खाते के अंदर या आपके बैंक अकाउंट के अंदर इतने पैसे आ जाएंगे। तो कई जगह हम लोग ग्रीडी हो जाते हैं, हम लोग थोड़े लालची हो जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग उस चीज़ को क्लिक कर देते हैं तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर चली जाती है और उसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, एडवांटेज उठाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द साइबर टेररिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर साइबर टेररिज्म को टैकल करने के लिए भी NIA काम करता है, उसको लॉ प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। एंड साथ ही साथ ऑफेंसेस अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, ठीक है, 1908, ओके। तो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के हिसाब से अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस हुआ तो भी यहाँ पर NIA दोस्तों काम करता है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं स्पेशल कोई कोड है क्या NIA के रिगार्डिंग। जी हाँ,
2008 एक्ट कंस्टिट्यूटेड द स्पेशल कोर्ट फॉर कंडक्टिंग द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द एक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 2019 में जो भी अमेंडमेंट हुआ था वो अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू डेजिग्नेट द सेशंस कोर्ट्स एज वेल एज द स्पेशल कोर्ट फॉर द स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है आपको। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि स्टेट गवर्नमेंट्स में ऑल्सो डेजिग्नेट सेशन कोर्ट्स एज स्पेशल कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ शेड्यूल ऑफेंस, अगर राज्य सरकार को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है इस तरीके का कोई ऑफेंस हुआ है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। और साथ ही साथ यहाँ पर स्पेशल कोर्ट और सेशन कोर्ट के अंदर भी उसको डेजिग्नेट किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। सो दैट इज NIA। आगे बात करते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोगों को ये इस आर्टिकल के हिसाब से NIA एक याद रखना था, और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं सब दैट इज NIA एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड दी वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ओके। तो यहाँ पर उसका ये है लोगो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का। आगे देख लेते हैं कि एक्चुअली इसकी स्टेटिक पोर्शन क्या है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की, ठीक है। सो व्हाट इज द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट? तो ये एक डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट या एजेंसी ऐसा कह सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर काम करती है और उसके अधीन काम करती है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन ये काम करती है। ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा मनी का फ्रॉड हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ठीक है, यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह अगर फंडिंग हुई, टेरर फंडिंग हुई, तो उसके रिगार्डिंग एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो काम करता है। फर्स्ट में 1956 को एनफोर्समेंट उसका पहले नाम रखा गया था एनफोर्समेंट यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर एक एनफोर्समेंट EU जिसको कहते थे एनफोर्समेंट यूनिट के तौर पर उसको पहले फॉर्म किया गया था फर्स्ट में 1956 के दौरान अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्फोर्समेंट यूनिट तभी काम क्या करता था 1956 के दौरान, दे हैंडल एंड एक्सचेंज द कंट्रोल लॉज वायलेशंस अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, 1947। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के अंडर में यहाँ पर जो भी एक्शन कंट्रोल लॉज होते हैं अगर उसका वायलेशन हुआ तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर जो एक बॉडी है जिसको हम लोग कहते हैं एनफोर्समेंट यूनिट, 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो ये उसके ऊपर काम करती थी, ठीक है। पर इन द ईयर 1957 उसको कर दिया गया, उसका एनफोर्समेंट यूनिट से उसको बना दिया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है उसके अंदर दो तरीके के लॉज आते हैं, एक तो फीमा है और एक है PMLA, ठीक है। फीमा हम लोगों ने बहुत बार इसका डिस्कशन किया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है, एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। तो ये चीज समझनी है। यहाँ पर ये डेट देखकर आपको कुछ याद आता है? हाँ, आपको कुछ याद आता है? चलिए मुझे बताइए कि 1999 के अंदर भारत की किसके साथ वॉर हुई थी और कौन से सेक्टर के अंदर इसकी वॉर हुई थी भारत की, ठीक है। तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो काम करेगा, ठीक है। सो मनी लॉन्ड्रिंग इज द वन काइंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जनरेटेड बाय क्रिमिनल एक्टिविटी, ठीक है। क्रिमिनल एक्टिविटी की थ्रू क्रिमिनल एक्टिविटी के द्वारा यहाँ पर अगर कोई भी मनी जनरेट होता है, कोई भी रिवेन्यू जनरेट किया जाता है एक काफ़ी हद तक अमाउंट के अंदर, ठीक है, तो उसको हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। जैसे कि कोई ड्रग ट्रैफिकिंग हुई या टेरर फंडिंग हुई, ठीक है, एंड अपीयर टू हैव कम फ्रॉम द लेजिमिनेट सोर्सेज। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ड्रग ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या टेरर फंडिंग, कोई भी इस तरीके की चीज़ें हुई जहाँ से मनी को ज़्यादा अमाउंट में जनरेट किया जा सके थ्रू द क्रिमिनल एक्टिविटी, ठीक है, जो ऑफेंसेस माना जाता है। तो यहाँ पर ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट उसके ऊपर वॉच रखता है, उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। क्रिमिनल एक्टिविटी कौन कौन सी, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर कोई आर्म्स एंड एम्यूनेशन का कोई सेलर है या उसका आप परचेज करते हैं या आप उसको बेचते हैं या आप उसके मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, दैट इज एन इलीगल। एंड आफ्टर दैट स्मगलिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स है, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग है, बैरिबरी है, कंप्यूटर फ्रॉड स्कीम्स है, ठीक है। तो ये क्या
एक हद तक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं ये सारी चीज़ें बहुत ही इलीगल, बहुत ही क्या, ये एक इलीगल मानी जाती है, दैट इज़ एन ऑफेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, इस तरीके की नेगेटिविटी में कभी आप फंसना मत, ठीक है। यहाँ पर इसको क्रिमिनल एक्टिविटी के तौर पर सम्मानित नहीं, यहाँ पर उसको लिखा जाता है कि दैट इज़ एन क्रिमिनल एक्टिविटी ओवर हियर, ठीक है। तो आर्म सेलर है, आर्म प्रोड्यूसर है, आर्म मैन्युफैक्चरर्स है, ड्रग स्मगलर है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन रिंग चलाते हैं, प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क चलाते हैं, तो ये सारा का सारा जो है क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर आता है, ठीक है। देयर बाय इट क्रिएट्स द इंसेंटिव फॉर मनी लॉन्डर्स टू लेजिटिमाइज द इल गोटन गेन्स थ्रू द मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो मनी लॉन्डर्स हैं उसको इंसेंटिव मिलता है, वो इंसेंटिव क्रिएट करते हैं मनी लॉन्डर्स जो है, तो उसके ऊपर रोक लगाने का काम कौन करता है, एनआईए ही करता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और इसके रिगार्डिंग जो भी मनी जनरेट होता है उसको इसकी भाषा में क्या कहा जाता है, डर्टी मनी, ठीक है। द मनी जनरेटेड इज कॉल्ड दी डर्टी मनी, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है, ठीक है। एंड मनी लॉन्ड्रिंग इज द वन काइंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द डर्टी मनी टू मेक इट अपीयर लेजिटिमेट मनी, ठीक है। तो यहाँ पर काला धन से उसको सफ़ेद धन, तो यहाँ पर उसको ये चीज़ याद रखिएगा, डर्टी मनी टू कन्वर्ट टी लेजिटिमेट मनी, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसके ऊपर रोक लगाने का काम कौन करता है, एनआईए ही करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों एक आर्टिकल आया था, युगांडा डिक्लेयर्स इबोला आउटब्रेक आफ्टर 1% डाइज ऑफ रेयर सुदान स्ट्रेन, ठीक है। तो युगांडा के अंदर एक वायरस निकल कर आया है जिनका नाम है इबोला वायरस डिसीज, ठीक है। तो सुदान स्ट्रेन केस फैटिलिटी रेट्स रेंज्ड फ्रॉम 41% टू 100% सॉरी इन प्रीवियस आउटब्रेक्स ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है कि अभी आपको समझना है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि ये इबोला जो डिसीज़ है वो एक्चुअली है तो है क्या। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो दैट इज disease and that is a virus, Ebola virus over here in your blood cells, okay। यहाँ पर आप उसके बारे में देख सकते हैं, व्हाट इज इबोला वायरस डिसीज, तो उसके पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यह ईवीडी जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मरली नॉन एज दी इबोला हेमोरोजैक फीवर, ठीक है। इबोला हेमोरोजैक फीवर जिसको कहा जाता है। और इबोला वायरस क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर इबोला की जो जगह है, एक प्लेस है, वहाँ पर भी इसको डिस्कवर किया गया था इबोला रिवर के पास, ठीक है, नियर द इबोला रिवर। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, ओके। सो दैट इज अ डेडली डिसीज विद द ओकेजनल आउटब्रेक्स दैट अकर मोस्टली ऑन द अफ्रीकन कंटिनेंट, अफ्रीकन कंटिनेंट में ये पाया जाता है। 1976 के दौरान पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था इबोला रिवर के पास, ठीक है। इसके लिए उसको हम लोग कहते हैं इबोला वायरस। सो इन व्हाट इज नाउ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, ये चीज़ समझनी है, ओके। द मोस्ट कॉमनली अफेक्ट पीपल्स एंड नॉन ह्यूमन प्रीमेट्स सच एज मंकी में से आता है, गोरिल्ला में होता है, और चिंपांजी के अंदर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड इबोला वायरस, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन विथ अ ग्रुप ऑफ वायरसेस विद इन द जेनस इबोला वायरस, ठीक है। तो इबोला वायरस जो है, सुदान वायरस जो है, टाइप फॉरेस्ट वायरस है, बुगियो वायरस है, रिस्टोन वायरस है, बोम्बाली वायरस है, ये सारे के सारे वायरस जो है ये उसके ही प्रोटोटाइप है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, जिसको इन्फेक्शन की वजह से आगे वो बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, फ्रूट बैट्स ऑफ द पेट्रियोपोडाई फैमिली आर नेचुरल इबोला वायरस होस्ट, ठीक है। तो इबोला वायरस यहाँ से फैलता है, दैट इज अ होस्ट फ्रूट बैट्स ऑफ द पेट्रियोपोडाई फैमिली, तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसका ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, तो एनिमल टू ह्यूमन हो सकता है या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। जैसे कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं, सो कांटेक्ट विद द ब्लड, स्क्रीशंस, ऑर्गन्स और अदर बॉडीली फ्लूइड्स और ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स सच एज फ्रूट बैट्स, चिंपांजीज, गोरिल्लाज, मंकीज, फॉरेस्ट एंटीलोप और पोर्क्यूपाइन्स फाउंड
एंड डेड और इन द रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब भी एनिमल आपको दिखे, इस तरीके की कोई एनिमल दिखे, तो आपको उसको डायरेक्टली यहाँ पर उसको ट्रीटमेंट करवाना होता है, तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जितने नाम कहे उन सभी नामों के अंदर, उन सभी एनिमल्स के अंदर आप लोगों को ये वायरस देखने को मिल सकते हैं जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के बारे में, तो दैट इज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन डायरेक्ट अकर्स वाया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू द ब्रोकन स्किन और मस्कुलस मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अगर आपकी स्किन थोड़ी सी भी निकल गई और आप इस वायरस से अफेक्टेड है, तो ये स्किन अगर दूसरे को टच हुई तो यहाँ पर भी आपको ये वायरस लग सकता है। ठीक है, विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स ऑफ अ पर्सन हु इज सिक विद और हैज़ डाइड फ्रॉम द इबोला। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इफ़ यू टॉक अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स ओवर हियर, सो सिम्टम्स में अपीयर एनीवेयर वेयर 2 to 21 days after the contact with the virus within with an average of 8 to 10 days with which include fever, fatigue, muscle pain, body weakness, headache, sore throat, vomiting, diarrhea symptoms, ये सारे उसके symptoms है। ओके, symptoms of impaired kidney and liver function in some cases both internal and external bleeding also। ठीक है, तो ये उसके symptoms है दोस्तों। यहाँ पर अगर इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है तो भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है कि ये उसके साइंस है, सिम्टम्स है। उसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये चीज़ समझ लीजिए। इट कैन बी डिफिकल्ट टू द क्लिनिकली डिस्टिंग्विश, तो पहले उसको चेक करना ही एक बड़ी बात होती है। ठीक है, सो इबोला फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिसीज सच एज द मलेरिया, टाइफॉइड फीवर, यहाँ पर उसका डायग्नोसिस उससे पता चल जाता है कि अगर मलेरिया में जो भी ट्रीटमेंट होती है, जो भी रिपोर्ट्स किया जाता है, उसकी रिपोर्ट अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा, डायग्नोसिस होगा, वो सबसे पहले डिटेक्ट होगा। ठीक है, एंड बाद में उसके सिम्टम्स कंफर्म किए जाते हैं और दैट इज कॉल्ड द एबोला वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बाद में पता चलती है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक मेथड यहाँ पर कही गई है, एक तो है इलीसा। ठीक है, एलिसा है जिसको कहा जाता है एंटीबॉडी कैप्चर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, सो दैट इज़ अ एलिसा। एंड सेकंड चीज़ है RT-PCR। तो दोस्तों जब भी हम लोग कोरोना पेंडेमिक चल रहा था, हम 2020 के अंदर, ठीक है, 2020 के अंदर, तो हम लोग जब भी कहीं से दूर जाते हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट आते थे तो अभी RT-PCR ज़रूरी था। ठीक है, या आप इन्फेक्टेड है कोरोना या ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड थे जब भी आप, तभी यहाँ पर थोड़े दिन के बाद फिर से RT-PCR किया जाता था। ठीक है, तो RT-PCR इज़ नथिंग बट दैट इज़ वन काइंड ऑफ द RNA। तो आपके DNA को कन्वर्ट किया जाता था RNA के अंदर। ठीक है, और RT-PCR RNA को ही डिटेक्ट कर सकता है और पता लगा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। इज इट क्लियर? तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी है। सो दैट इज़ अ ओनली सिंगल स्ट्रिप इन द RNA एंड डबल स्ट्रिप इन द DNA। तो DNA अगर है तो DNA इस तरीके का रहेगा। ठीक है, तो DNA के अंदर 2 स्ट्रिप होती है। ठीक है, और RNA के अंदर 1 स्ट्रिप और DNA के अंदर 2 स्ट्रिप। ठीक है, तो RT-PCR जो है वो DNA को डिटेक्ट नहीं कर सकता है, वो RNA को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो RT-PCR आप करवा सकते हैं। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। तो DNA से RNA कन्वर्ट करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसकी रिवर्स प्रोसेस कहते हैं, उसको RT-PCR कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं वैक्सीन के बारे में कि द एरवीबो वैक्सीन जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन की गई है, दैट इज़ हाईली इफेक्टिव ओवर हियर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर डिसीज। इज क्लियर? ओके, एंड हाउएवर द वैक्सीन हैज़ ओनली बीन अप्रूव्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ज़ेरियस स्ट्रेन ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस। ओके, यहाँ पर दोस्तों UPSC के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वेर फ्रिक्वेंटली मैंशनड इन द न्यूज़ फॉर द आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस रिसेंटली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि 2015 के अंदर ये जो क्वेश्चन आया था उसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो उसका आंसर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप मुझे वीडियो को पॉज कर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ठीक है, 30 सेकंड का पॉज ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड रिगार्डिंग द आंसर। ठीक है,
among the following which are frequently mentioned in the news for the outbreak of Ebola virus recently, तो यहाँ पर सेकंड आंसर जो है वो आपका सही रहेगा, जिनीवा, सीरिया, लियोनी एंड लिब्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर इबोला वायरस जो है काफ़ी हद तक न्यूज़ में चल रहा था 2015 के दौरान। तो यूपीएससी 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग द इबोला वायरस। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अभी बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। दोस्तों यहाँ पर ये आर्टिकल एक हिंदू से तो रिलेटेड नहीं है, पर मैंने एक दूसरी न्यूज़पेपर में आया था तो उसका कटिंग लेके यहाँ पर मैं आया हूँ। ठीक है, कैरेकल एज द चीता रिटर्न्स टू इंडिया, रिसर्चर्स मैप आउट मोस्ट सुटेबल एरियाज फॉर इट्स कर्जिंग काउंटर पार्ट। ठीक है, The caracal is on the verge of extinction in the India and it is essential to find sustainable suitable areas to conserve it। ठीक है, तो caracal के बारे में यहाँ पर न्यूज़ आई थी और एक दूसरे पेपर के न्यूज़पेपर के अंदर दूसरा न्यूज़ आया था। ठीक है, caracal के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इज़ वन ऑफ दिस पर्टिकुलर, एक बिल्ली की ही प्रजाति का ये होते हैं caracal। ठीक है, आप उसका फोटो यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसके बारे में बात करूँ तो ये एक इसको कहा जाता है एशियाटिक कैरेकल। ठीक है, सो एशियाटिक कैरेकल इज अ मीडियम साइज्ड एंड लोकली थ्रेटन्ड कैट स्पाइसीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्ली की ही प्रजाति मानी जाती है विच हैज़ बीन वाइडली रिपोर्टेड टू बी ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन इन इंडिया। ठीक है, तो ये एक विलुप्त होने के कगार पर है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है ऑथर ने। इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द पर्शियन नेम, उसका नाम है पर्शियन नेम ब्लैक ईयर्स। ठीक है, ब्लैक ईयर्स यानी कि आप देख सकते हैं ब्लैक ईयर्स। ठीक है, तो जिस तरीके के उसके ईयर्स है उसके हिसाब से उसका नाम रखा गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, पर्शियन नेम है उसका। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो दे आर फाउंड मोस्टली इन द राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड आर लोकेटेड ऑल्सो इन दी कच्छ। ठीक है, मालवा प्लेट्यू के अंदर और अरावली जो वहाँ पर पर्वत का श्रृंखलाएँ हैं, अरावली हिल रेंजेस है, वहाँ पर इसको पाया जाता है। ठीक है, इंडिया के बाजू में ही अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे कंट्री जो है जहाँ पर इसको पाया जाता है, जैसे कि अफ्रीका के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, सेंट्रल एंड साउथ एशिया के अंदर इसको पाया जाता है। ठीक है, हैबिटेट की अगर मैं बात करूँ सो इट अकर्स इन द सेमी डेजर्ट, तो यहाँ पर जो रेगिस्तान वाला इलाका होगा वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर स्टीपीज जो है, सवना जो है, स्क्रबलैंड जो है, ड्राई फॉरेस्ट है और मोस्ट वुडलैंड जो है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ पर उसके हैबिटेट्स देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इट प्रिफर्स ओपन टेरेन एंड ड्रायर, स्क्रबी एंड एरिड हैबिटेट नीड्स कवर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं, बट आप लोगों को एक उसका नाम याद रखना है इन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर स्लाइड, और साथ ही साथ यहाँ पर वो कौन सी प्रजाति से बिलोंग करते हैं, कैट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, इंडिया के अंदर कौन से स्टेट के अंदर ये पाए जाते हैं और आउटसाइड द इंडिया कौन से जगह पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। आगे अगर मैं बात करूँ तो उसको क्या क्या थ्रेड्स हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, लार्ज स्केल हंटिंग होती है, इसका शिकार किया जाता है, उसकी इलीगल ट्रेडिंग होती है, उसका स्मगलिंग, उसकी स्किन का, उसके यहाँ पर आप उसका फोटो देखें तो उसकी स्किन का यहाँ पर और यहाँ पर जो उसकी स्किन के ऊपर जो यहाँ पर बाल है, ठीक है, उसकी पूरी की पूरी स्मगलिंग की जाती है। यहाँ पर उसके नाखून है, उसकी स्मगलिंग की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पर लूज ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू दिस पर्टिकुलर स्पाइसेस। इज इट क्लियर? यहाँ पर लिस्ट कंसर्न का IUCN हमेशा याद रख लेना, प्रोटेक्शन स्टेटस यहाँ पर दिया गया है। IUCN रेड लिस्ट में है कि भाई ये विलुप्त होने की प्रजाति जो है उसकी कगार पर है, विलुप्त होने की कगार पर है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 दैट इज अ शेड्यूल 1 एंड सिटीज अपेंडिक्स 1। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन स्टेटस दिया गया है। कंजर्वेशन इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं? सो 2021 के दौरान अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ और साथ ही साथ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ ये काम करता है। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने कैरेकल को इंक्लूड किया है उस लिस्ट के अंदर, जो कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज के तौर पर सामने आता है। ठीक है, और ये किसके अंडर में काम करता है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंडर में ये पूरी की पूरी जो चीज़ है वो कार्यरत है और काम करती है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे रिगार्डिंग द कैरेकल। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। नो दिस काइंड ऑफ द इम्पोर्टेंट ओके दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल सेक्शन। सो दोस्तों आप लोग आ जाइए पेज नंबर 8 के ऊपर, पेज नंबर 8 दैट इज इम्पोर्टेंट वन। ओके, यहाँ पर आ जाइए
और यहाँ पर पूरा का पूरा जो एडिटोरियल सेक्शन है, पूरा 1 पेज का यहाँ पर एडिटोरियल सेक्शन दिया है, वो किसके ऊपर दिया है दोस्तों? सेंसस के ऊपर दिया है, सेंसस, ठीक है, जनगणना, ठीक है। सेंसस इज नॉट अबाउट काउंटिंग द शिप, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है, ऑथर जो है, ऑथर का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको कभी ऑथर का नाम पूछा नहीं जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, सीमा चिश्ती जी, ठीक है। सीमा चिश्ती जी ने जो यहाँ पर ये एडिटोरियल सेक्शन के अंदर ये आर्टिकल लिखा है, वह एक जर्नलिस्ट राइटर है, एक जर्नलिस्ट है, एक राइटर है, और न्यू दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है। उनका ये कहना है कि भाई 2011 के अंदर यहाँ पर जनगणना लास्ट में हुई थी, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि 2011 के अंदर जो पॉपुलेशन था उसका रेंज क्या था, और 2022 आ चुका है, तो यहाँ पर 10 साल के बाद पॉपुलेशन में कुछ तो चेंजेस हुआ होगा ना, ठीक है। तो यही चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया है, और ऑथर ने यहाँ पर सीमा जी ने बीजेपी को भी क्रिटिसाइज़ किया है कि भाई 2021 का जो प्लान था जनगणना का, वो आज अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि 2020 में तो कोविड हो गया, तो 2021 में प्लान किया गया था। तो यहाँ पर 2021 में भी जनगणना नहीं हुई, 2022 आ गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को पॉलिटिकल न्यूज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान नहीं देना है, आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको आप लोगों को यहाँ पर समझना है और याद रखना है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर समझ लेते हैं उसके स्टैटिक जीके के बारे में कि रिगार्डिंग द सेंसस इन इंडिया। ओके, सो सेंसस क्या है? सो सेंसस इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग, इवेल्यूटिंग एंड पब्लिशिंग एंड डिसमिनेटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, ठीक है। भारत की जनसंख्या उसको अच्छी तरीके से गिनना, कहाँ है, कितने हैं, एनालाइज करना, उसका इवेल्युएट करना, बाद में उसको पब्लिश करना, ये सारा का सारा काम किसका है? ये सारा का सारा काम जो है गवर्नमेंट का है। और साथ ही साथ यहाँ पर इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेंसस कहते हैं, ठीक है। ये सेंसस करने से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती है? तो हमें डेमोग्राफिक डेटा का बारे में पता चलता है, सोशल डेटा के बारे में पता चलता है, और इकोनॉमिक डेटा के बारे में भी पता चलता है कि भारत देश के अंदर यहाँ पर कैपिटा इनकम यहाँ पर है तो है कितनी, ठीक है। कि अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँ तो वो सालाना कितना कमाते हैं, कितना यहाँ पर एक घर के अंदर कितने मेंबर हैं, ये सारी चीज़ें पता चलती है। तो यहाँ पर ये सेंसस की जो पहले नींव डाली गई थी भारत के अंदर, अगर मैं बात करूँ ब्रिटिश एरा के दौरान, ठीक है, तो यहाँ पर 1872 के अंदर ये स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मायो के द्वारा। ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, ये करंट अफेयर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो लॉर्ड मायो, बट फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन 1881, ठीक है। तो यहाँ पर एक था सिंक्रोनाइज सेंसन और दूसरा था नॉन सिंक्रोनस सेंसस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो पहला जो सिंक्रोनस सेंसस जो था इंडिया के अंदर 1881 के अंदर कंडक्ट किया गया, एंड सिंस देन सेंसस हैव बीन अंडरटेकन यूनिटली वंस एवरी 10 ईयर्स, ठीक है। तो हर 10 साल में ये सेंसस जो है किया जा सकता है, पर यहाँ पर 10 साल तो भी हो गए, पर 10 साल के बाद यहाँ पर अभी भी हुआ है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ऑथर ने मेंशन की है। इट प्रोवाइड्स द स्नैपशॉट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन एंड हाउसिंग एट अ गिवन पॉइंट ऑफ ए टाइम, ठीक है। यहाँ पर ये लीगली कॉन्सेप्ट के दौरान ये काम करता है। इट इज़ लीगली बैक्ड बाय द सेंसस एक्ट 1948, ठीक है। इट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों को। ऑफिस ऑफ द रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द डेसिमल सेंसस। तो आप लोगों को गाइज ये याद रखना है, सेंसस कंडक्ट कौन करता है? हु कंडक्ट द सेंसस, ठीक है। तो रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द डेसिमल सेंसस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों को कि कौन कंडक्ट करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सेंसस के बारे में। ऐसा है नहीं कि सेंसस अभी के दौरान ही आया, ब्रिटिश एरा के दौरान आया। सेंसस जो है एंशिएंट टाइम के ऊपर भी था, मॉडर्न टाइम के बाद में था। मॉडर्न टाइम तो है ही सेंसस के अंदर, पर यहाँ पर एंशिएंट और मिडिवल एरा में भी सेंसस किया जाता था, जनगणना की जाती थी। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि हमारा अर्लीस्ट लिटरेचर है जिनका नाम है ऋग्वेदा, ठीक है। आप लोगों को मुझे बताना है कि ऋग्वेदा हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। ऋग्वेदा रिवेल्स दैट सम काइंड ऑफ द पॉपुलेशन काउंट वाज मेंटेन्ड ड्यूरिंग द 800 to 600 BC बिफोर क्राइस्ट। इज इट क्लियर? ड्यूरिंग द अगर मैं मिडिवल टाइम की बात करूं तो मुगल किंग अकबर जो था, अकबर जो थे, ठीक है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट निकालते थे, उसको कहा जाता था अकबरी, ठीक है, आइन ए इकबरी, ठीक है। इंक्लूडेड द कंप्रेहेंसिव डेटा पर्टेनिंग टू पॉपुलेशन, कि भाई उसकी पॉपुलेशन कहाँ, उसके राज्य की पॉपुलेशन क्या है, उसके राज्य की इंडस्ट्री क्या है, उसकी राज्य की समृद्धि क्या है, यानी कि वेल्थ क्या है, और बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर यहाँ पर वो
सेंसस जो है वो डिक्लेयर करते थे और कॉम्प्रीहेंड करते थे, ठीक है। द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया इन 1872 एंड ऑल्दो नॉन सिंक्रोनस इज इन अ डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पर गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो के दौरान यहाँ पर पहली बार 1872 लॉर्ड मायो, ठीक है, लॉर्ड मायो के थ्रू ये सबसे पहले सेंसस किया गया था। यहाँ पर इसको 1881 में जो सेंसस ऑफ इंडिया जो 1881 में हुआ था वो किसके एस्टैब्लिशमेंट में हुआ था या किसके अंडर में हुआ था, ये चीज़ बोले अगर पूछा जाए तो सो दैट इज़ अ न्यूली एस्टैब्लिश ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर लॉन्च्ड एंड कंप्लीटेड द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया इन 1881, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पर 130 साल से भी ज़्यादा इसकी हिस्ट्री है, जो हर साल में यहाँ पर इस एक्सरसाइज को या इस चीज़ को कंडक्ट किया जा सकता है हर 10 साल के अंदर। यहाँ पर सेंसस एक्ट एंड एक्ट 1948 की अगर मैं बात करूँ सो दैट इज़ अ परमानेंट स्कीम ऑफ कंडक्टिंग द पॉपुलेशन सेंसस ओवर हियर, ठीक है, ये चीज़ समझनी है। साथ ही साथ आप लोगों को ये चीज़ समझना है रिगार्डिंग द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। एनआरसी के बारे में मैं आपको होमवर्क देता हूँ, यू हैव टू रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इज इट क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हम लोगों ने इस पॉइंट के अंदर एंशंट एंड मिडेवल पोर्शन की बात की, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं मॉडर्न टाइम्स के बारे में, ठीक है। मॉडर्न एरा में क्या हुआ था, तो मॉडर्न एरा की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट सेंसस कंप्लीटेड ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1830 बाय द हेनरी वॉल्ट इन ढाका। नाउ ढाका आप मुझे बता सकते हैं ढाका जो है कहाँ पर है, कौन से कंट्री के अंदर है ढाका, सो दैट टाइम दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ओके, एट दैट टाइम। एंड दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर सेंसस द स्टैटिक्स ऑफ द पॉपुलेशन विद सेक्स के ऊपर, ब्रॉड एज ग्रुप के ऊपर और द हाउसेस विद देयर एमिनिटीज वेर कलेक्टेड ओवर हियर, ठीक है। तो उसके ऊपर यहाँ पर उसका एक बेसलाइन बनाया गया था। सेकंड सेंसस जो हुआ था मॉडर्न टाइम में, पहला सेंसस हुआ था 1830 के अंदर, ठीक है। दूसरा सेंसस हुआ था 1836 टू 37 के दौरान, जिसने कंडक्ट किया था उन भाई साहब का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट वेबसाइट ऑफ द सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस हुआ था, तो ये एक सिस्टमेटिक एंड मॉडल पॉपुलेशन सेंसस माना जाता है इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म दैट वाज conducted non-synchronously between the 1865 and 1872, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट्स में ये किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर 1872 की अगर मैं बात करूँ सो इट हैज़ बीन पॉपुलरली लेबल्ड एज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मायो, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा मॉडर्न टाइम्स के अंदर जो पहला हुआ था 1830 के अंदर हुआ था और 1872 अगर पूछे तो लॉर्ड मायो लिख देना, और यहाँ पर सेकंड सेंसस पूछे 1836 टू 37 तो यहाँ पर लिखना है आपको फोर्ट सेंट जॉर्ज, ओके, दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेंसस ओवर हियर, ओके। यहाँ पर फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस जो हुआ था 1881 के अंदर इंडिया के अंदर हुआ था, किसके अंडर में हुआ था, WC प्लाउडैन के अंदर में हुआ था, जो कि एक सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर सेंसस द मेन एम्फेसाइज वाज नॉट ओनली लेड ऑन कंप्लीट कवरेज बट ऑल्सो द क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोग्राफिक, इकोनॉमी, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एंटर कंट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। कश्मीर को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, एक्सेप्ट द कश्मीर, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है। तो आप लोग यहाँ पर डेट याद रखें, ठीक है, और उसके किसके अंडर में हुआ था, कौन से सेंसस कमिश्नर के अंडर में हुआ था, ये चीज़ याद रखिए, इज इट क्लियर। तो ऑथर ने ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है, ठीक है। यहाँ पर 2011 के अंदर समझ लीजिए कि 2011 के अंदर सेंसस हुआ था लास्ट में, ठीक है। यहाँ पर 10 साल के बाद फिर से करना होता है, अभी तक नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया ऑथर के थ्रू। तो 2011 में जो भी पॉपुलेशन थी वो आज के दौरान 2022 चल रहा है, तो आज की पॉपुलेशन में दोस्तों कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप उस 2011 के डेटा के हिसाब से सारा का सारा प्लानिंग नहीं कर सकते ना। यहाँ पर इकोनॉमिक प्लानिंग आप 2011 के हिसाब से नहीं कर सकते, यू हैव टू प्लान रिसेंट डेटा कि भाई कितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है, कितने लगेंगे, क्या लगेंगे, कहाँ से हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझनी है कि सेंसस कितना ज़रूरी होता है, और उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि मेडिकल फैसिलिटी क्या कैपेसिटी हमें क्या रखना है। अदरवाइज जैसे कोरोना के अंदर हुआ था, ऑक्सीजन की जो सिलेंडर्स है उसकी कमी हो गई, यहाँ पर अस्पतालों के अंदर जगह नहीं रही, ठीक है। तो ऐसी डिजास्टरल सिचुएशन के अंदर भी सेंसस का जो डेटा रहता है काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट माना जाता है। आई होप सो आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। आगे बात करते हैं सेंसस के अंदर
कि 2021 सेंसस 2021 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सेंसस 2021 जो था होने वाला था अभी तक हुआ नहीं. सो विल बी कंडक्टेड इन 18 लैंग्वेजेस आउट ऑफ द 22nd शेड्यूल लैंग्वेजेस ओवर हियर. ठीक है, अंडर द 8th शेड्यूल एंड इंग्लिश, वाइल सेंसस 2011 वाज इन 16 एंड 22nd लैंग्वेजेस डिक्लेयर एट दिस पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, तो ये चीज़ समझनी है कि भाई 18 लैंग्वेज और 22 में से 18 लैंग्वेज के अंदर इसको कंडक्ट किया जाएगा 2021 के अंदर, पर 2011 के अंदर 22 में से 16 लैंग्वेजेस के अंदर इसको कंडक्ट किया गया था. ठीक है, इट विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ कोड डायरेक्टरी टू स्ट्रीमलाइन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. यहाँ पर थर्ड जेंडर को भी यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है. देयर वेर रफली 5 लाख पीपल अंडर दी अदर कैटेगरी 2011 के डेटा के हिसाब से कहा जाए तो यहाँ पर पहली बार ऐसा 140 साल की हिस्ट्री में पहली बार इंडिया के अंदर सेंसस की 140 साल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर डेटा इज प्रपोज टू बी कलेक्टेड थ्रू अ मोबाइल ऐप. ठीक है, मोबाइल ऐप के थ्रू यहाँ पर उसको कलेक्ट किया गया है और साथ ही साथ विल रिसीव एन एडिशनल पेमेंट एज एन इंसेंटिव. ठीक है, तो इंसेंटिव के तौर पर पेमेंट भी यहाँ पर मिला है. तो यहाँ पर सेंसस डेटा वुड बी अवेलेबल बाय द ईयर 2024 to 2025 एज द एंटायर प्रोसेस वुड बी कंडक्टेड डिजिटली एंड डेटा क्रंचिंग वुड बी क्विकर. तो यहाँ पर पूरी चीज़ अभी डिजिटलाइज हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, पर यहाँ पर होनी चाहिए. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द पर्टिकुलर सेंसस. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिकल. तो यहाँ पर दोस्तों एक इकोनॉमिकल सेक्शन के हिसाब से 1 रुपी जो है उसका डेप्रिसिएशन जो हो रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, यहाँ पर उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में. Okay. This kind of the article is not important. Okay, this one. Okay. बिजनेस सेक्शन में आ जाइए दोस्तों, 16 पेज नंबर जो है वहां पर आ जाइए. रुपीज स्लाइड्स टू न्यू लो ऑफ 80.79%. अरे बाप रे बाप. ठीक है, ऑन फेड रेट इंक्रीज स्टैंड्स. ठीक है, तो यहां पर दोस्तों कहा गया है कि यहां पर देख लीजिए, the rupee depreciated by 83 paisa to close at 80.79, suffering the biggest single day fall since February 24 when Russia invaded Ukraine. ठीक है, तो दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई, ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट हुआ. when we say कि ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट हुआ, एट द टाइम हमारी कोई भी कंट्री हो या इंडिया ही हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, उसकी इकोनॉमी को अफेक्ट होता है. ग्लोबल इकोनॉमी अफेक्टेड, सो इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो अफेक्टेड. तो यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर कि जो डॉलर का प्राइस था, ठीक है, डॉलर का जो प्राइस था, डॉलर का जो $1 का प्राइस था, वो अगर मैं पहले कहूँ कि 70 रुपीज़ था. ठीक है, पहले 70 रुपीज़ था. अभी यहाँ पर डॉलर का जो प्राइस था 83 यहाँ पर देखा है ना आपने, 83 पैसा. ठीक है, 83 रुपीज़ था, पर अभी यहाँ पर फिर से $1 का जो प्राइस है वो 80 रुपीज़ हुआ है. आप समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि $1 का प्राइस जो है 80 रुपीज़ हुआ है. उसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं. ठीक है, तो दो केस से अच्छी तरीके से समझते हैं कि $1 इज इक्वल टू समझ लीजिए 17 रुपीज़ है. ठीक है, अभी यहाँ पर समझ लीजिए $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एक 80 रुपये दोगे तो ही आपको क्या मिलेगा, $1 मिलेगा. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 80 रुपये आप दोगे तो आपको $1 मिलेगा. ठीक है, तो इसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू है. ठीक है, एक तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है और दूसरा है नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है. पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस केस के अंदर, पहले केस के अंदर, कि अगर यहाँ पर $1 का प्राइस अगर 80 रुपीज़ हुआ, ठीक है, $1 का प्राइस यहाँ पर 80 रुपीज़ हुआ, तो यहाँ इसके केस के अंदर देख लेते हैं कि $1 का प्राइस अगर 17 रुपीज़ हुआ तो यानी कि एक्सपोर्ट आपका बढ़ेगा. हाँ या ना, आपका क्या बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा. ठीक है, जब भी एक इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर से या आपके इंडिया से पर चीज़ें जो है ज़्यादा परचेस की जाएगी. आया समझ में, चीज़ें जो है ज़्यादा परचेस की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर समझ लीजिए कोई भी अमेरिका से आया,
ठीक है, कोई भी अमेरिका यानी कि यूएसए से आया तो वो 17 रुपीज़ देगा, ठीक है, तो वो परचेस कर पाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई। तो कहने का मतलब ये है कि अभी 17 रुपीज़ में वो पहले परचेस करता था, कोई भी चीज़ जो है वो $1 देने में उसको सिर्फ और सिर्फ 17 रुपीज़ के हिसाब से ही चीज़ें मिलती थी, हाँ या ना? ठीक है, अगर मैं ये समझूँ कि मुझे समझ लीजिए कोई चीज़ खरीदनी है, यूएसए से कोई आदमी आया उसको चीज़ खरीदनी है, ठीक है, तो वो $1 देगा तो उसको प्रोडक्ट कितने की मिलेगी? ओनली 17 रुपीज़ की ही मिलेगी। पर यहाँ पर अभी क्या हुआ है? 80 रुपीज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट की बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर 70 से 80 रुपीज़ होता है तो यहाँ पर हमारे हिसाब से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि वो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूएसए से कोई भाई साहब आए हैं तो यहाँ पर वो $1 हमें देंगे तो हम उसको 80 रुपीज़ का प्रोडक्ट देंगे, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात कि अगर जब भी इस केस के अंदर मैंने कहा कि $1 वो भाई साहब आपको देंगे तो 17 रुपीज़ की प्रोडक्ट ही ले पाएंगे, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट जो है 17 रुपीज़ के हिसाब से ही होगा, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि जब भी $1 का प्राइस 80 रुपीज़ हुआ है तो वो भाई साहब ज़्यादा खरीदी कर पाएंगे एक ही डॉलर के अंदर, ठीक है। 10 का जो डिफरेंस आ रहा है उसी चीज़ का डिफरेंस है। यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिएगा कि यहाँ पर 80 रुपीज़ की जो प्रोडक्ट है वो भाई साहब $1 के अंदर ही खरीद पाएंगे, यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ? हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। पर एक और ये भी मैं कहना चाहूँगा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? हमारा इंपोर्ट ड्यूटी जो है, इंपोर्ट प्राइस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं समझो कि मैं यूएसए गया, यहाँ पर यूएसए से मैंने कोई चीज़ परचेस की, ठीक है, तो मैं उतनी चीज़ परचेस कर पाऊंगा ना, 80 रुपीज़ दूंगा, 80 रुपीज़ में दूंगा तो मैं $1 के हिसाब से 80 रुपीज़ दूंगा तो $1 की प्रोडक्ट जो भी आएगी वो मैं परचेस कर पाऊंगा, ठीक है। तो जैसे जैसे रुपीज़ बढ़ेगा तो यहाँ पर हमारी इंपोर्ट कैपेसिटी जो है वो कम होती जाएगी, हम लोग खरीदारी कम कर पाएंगे, ठीक है। इतनी है, अभी समझो कि जो मैं 17 रुपये में चीज़ खरीद रहा था अभी उसी चीज़ का मुझे 80 रुपीज़ देना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। 17 रुपीज़ जो है, यानी कि अगर मैं कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेस करता हूँ तो उसका मैं पहले 17 रुपये देता था और बाद में उसी प्रोडक्ट का यहाँ पर मुझे कितना देना पड़ रहा है? 80 रुपीज़। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रुपी जो है डेप्रिशिएट हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? रुपी जो है हमारा दोस्तों क्या हुआ है? डेप्रिशिएट हुआ है। उस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से समझना है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आर्टिकल ने यही कहा है कि द रुपीज डेप्रिशिएटेड बाय 83 पैसा टू क्लोज एट 80.79, सफरिंग इट्स बिगेस्ट सिंगल डे फॉल सिंस February 24 विद रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझ लेते हैं कि व्हाट इज द डेप्रिशिएशन ओवर हियर, ठीक है। सो करेंसी डेप्रिशिएशन की अगर मैं बात करूं, सो करेंसी डेप्रिशिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस किया कि अगर आपका जो $1 का प्राइस अगर 17 रुपीज़ है, ठीक है, अगर समझ लीजिए उसकी कंपेरिजन $1 के साथ 80 रुपीज़ में करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट दोस्तों क्या है? पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यानी कि बाहर से जो भी आएगा, कोई भी पर्सन आएगा जो पहले 17 रुपीज़ में चीज़ खरीद सकता था, जितनी खरीद सकता था $1, यानी कि 17 रुपीज़ में जो चीज़ खरीद सकता था वही $1 दे के वो ज़्यादा चीज़ खरीद सकता है और 10 रुपये की चीज़ ज़्यादा खरीद सकता है, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, ठीक है। ये चीज़ समझनी है। पर नेगेटिव पॉइंट क्या है हमारा? यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट क्या है कि हम ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, हमारी इंपोर्ट जो है कैपेसिटी डाउन हो सकती है, डेप्रिशिएट हो सकती है। कैसे? कि जिस चीज़ का मैं पहले 17 रुपये देता था कि कोई भी चीज़ मैंने परचेस करी 17 रुपीज़ के अंदर, आज मुझे उसका 80 रुपीज़ दूंगा तो ही वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो हमारी इंपोर्ट कैपेसिटी जो है वो काफ़ी तक डाउन हो सकती है, यहाँ पर हम जो खरीदारी करेंगे वो काफ़ी तक डाउन हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट। तो इसको हम लोग ही कहते हैं कि डेप्रिशिएट होना, ठीक है। टाइम डेप्रिसिएशन का मतलब यही है कि एक टाइम के साथ कोई भी चीज़ की वैल्यू डिक्रीज हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है ये सारी चीज़ें कि चलो मुझे बताइए गोल्ड का क्या होता है,
ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए गोल्ड का क्या होता है, गोल्ड का एप्रिसिएशन होता है या डेप्रिसिएशन, लैंड एग्रीकल्चर लैंड का एप्रिसिएशन होता है या डेप्रिसिएशन, ये मुझे बताइए। चाहे मैं कार जो है, मैंने अगर कार परचेस की, ठीक है, तो उसका एप्रिसिएशन होगा या डेप्रिसिएशन, ये मुझे 3 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। रुपी डेप्रिसिएशन मीन्स दैट द रुपी हैज़ बिकम लेस वैल्यूएबल विथ रिस्पेक्ट टू द डॉलर, ठीक है। तो रुपी डेप्रिसिएशन उसको कहा जाता है कि रुपी हैज़ बिकम लेस वैल्यूएबल, रुपी हैज़ बिकम लेस वैल्यूएबल with respect to the dollar. It means that the rupee is now weaker than that what is used by to be earlier, ठीक है। तो जो पहले एक 83 रुपीज़ जो था, समझ लीजिए, वो अभी $1 का आ चुका है 80 रुपीज़, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना है, क्लियर। पर जैसे हमारी सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि जैसे जैसे हम लोग इकोनॉमिकली कैपेबल हो, मिलिट्रिकली कैपेबल हो, पॉलिटिकली हम लोग जब भी कैपेबल हो, तो ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए और ये वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है, एक समय में ऐसा हुआ था, ठीक है, ये चीज़ समझना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर भी समझाया है कि अगर USD इक्वल टू ₹7, जैसे मैंने कहा कि 17 रुपीज़ है, तो नाउ USD 1 इक्वल टू 77 रुपीज़, तो उसको 77 में समझ लीजिए कि भाई पहले 1 USD था, $1 था, 17 रुपीज़ था, अभी $1 का प्राइस हो चुका है, समझ लीजिए 77 रुपीज़। सो इम्प्लाइंग दैट द रुपी हैज़ डिप्रिशिएटेड रिलेटिव टू दी डॉलर। तो यहाँ पर 7 रुपये जो यहाँ पर प्राइस बढ़ी, तो दैट इज़ अ डेप्रीशिएशन, ठीक है। तो दैट इज़ डेप्रीशिएशन, यानी कि मुझे $1 परचेस करने में पहले 17 रुपीज़ देने पड़ते थे, अभी मुझे $1 परचेस करने में 77 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ अ रुपीज़ डेप्रीशिएशन, ओके। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं सारी चीज़ें। आगे बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑफ इंडियन रुपी, ठीक है। तो यह जैसे मैंने उसके पॉजिटिव पॉइंट डिक्लेरेशन किए कि यहाँ पर आपका जो एक्सपोर्ट होगा वो काफ़ी हद तक हायर होगा। नेगेटिव पॉइंट क्या होगा कि इम्पोर्ट जो है उसको रिस्क हो सकता है, इंपोर्ट ड्यूटीज पर रिस्क हो सकता है, साथ ही साथ आप इंपोर्ट कम कर सकते हैं। तो इंपोर्ट अगर मैं खरीदारी कम करूंगा ना, अगर मैं खरीदारी यहाँ पर समझ लीजिए खरीदारी कम करूंगा, तो यहाँ पर मेरी सप्लाई रहेगी नहीं। खरीदारी अगर मैं करूंगा, इंडिया अगर दूसरे कंट्री से खरीदारी कम करेगा तो मेरी सप्लाई कम होगी। डिमांड जो है पब्लिक की, भारत के इंडियन सिटीजन जो है या भारत की पब्लिक की जो है डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा, प्राइस विल इंक्रीज, इन्फ्लेशन कहा जाता है इसको, ठीक है, इन्फ्लेशन कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि पोजेसिस रिस्क ऑफ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, जिसको और इस चीज़ को कहा जाता है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है। यहाँ पर जो सारी चीज़ें इम्पोर्ट ड्यूटी जो सारी चीज़ें मैंने कही, इस चीज़ को कहा जाता है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इज ए क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट के अंदर। इंडिया मीट्स मोर देन 2/3 ऑफ इट्स डोमेस्टिक ऑयल रिक्वायरमेंट्स थ्रू द इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो हम लोग भारत जो है 2/3 हिस्सा जो है वो इम्पोर्ट करता है क्रूड ऑयल के अंदर। तो अगर डॉलर का प्राइस चेंज हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी है कि उसमें भी यहाँ पर नेगेटिव ये चेंजेस हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा पैसा देंगे पर प्रोडक्ट जो है हमारे पास कम आएगी, ठीक है। इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टॉप इम्पोर्टर ऑफ द ईडेबल ऑयल्स। तो अभी यहाँ पर क्या बोलते हैं, इम्पोर्टर, ठीक है। तो भारत जो है ईडेबल ऑयल्स का ज़्यादातर इम्पोर्ट करता है। तो ज़्यादा पैसा देने के बावजूद भी, ज़्यादा पैसा देने के बावजूद भी प्रोडक्ट तो हमें वही मिल रही थी जो पहले मिल रही थी। ज़्यादा पैसा देना चाहिए और ज़्यादा प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन होने के बाद यहाँ पर ज़्यादा पैसा देने के बावजूद भी प्रोडक्ट तो सिमिलर ही आती है जो पहले आती थी, स्टेबल ही आती है। तो यहाँ पर हमारा लॉस हो जाता है, ठीक है। और वीकर करेंसी विल फर्दर एक्सकेलेट इंपोर्टेड एडिबल ऑयल प्राइसेस एंड लीड टू हायर फूड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एडिबल ऑयल है जो फूड प्रोडक्ट है, उसके अंदर भी इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। तो ये उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है, जब भी ये रुपी डेप्रिसिएशन होता है तभी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप you all are enjoy this session, and guys I want to tell you that if you are preparing for the defense examination like the Combined Defense Services, Air Force Common Admission Test and National Defense Academy, INET, Air Force Group N, X and Y, Territorial Army, and if you are also preparing for banking examination like the IBPS Clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI Clerk, SBI PO, RBI Grade B, so don't worry, batch is launched by the Yes Sampat Educator. So what are you waiting for, guys? You just call on 9773230619. And online platform is also available over here. So that's it for this particular session, and I want to tell you that if you are the new family member of this particular channel, that is called the Yes Be Sampat.
So please subscribe for the channel and click the bell icon over here for the future and further notifications. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान। आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम लोग सॉल्व करेंगे ही करेंगे। माय टीम एंड आई ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व इट योर क्वेश्चंस। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के दौरान, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।